तो आपका क्या कहना है कि ये जो ऑपरेशन हुआ कल, आप इस पे क्या कहना चाहोगे? क्योंकि मोदी जी ने सब पूरे देश को ये बताया, हमारी सरकार ने ये बताया कि 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है। हाँ, उसको ठोक ड्रिल में बदल दिया। कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे लगता है कि दुनिया सो गई है। ऐसा नहीं है। तो त्यागी जी, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? कि सिंदूर पे अगर बात आई तो जवाब एक ही होगा, लाहौर तक आग होगी और हर कोना कोना राख होगा। उनके लिए अपने परिवार के किसी भी बहन और माताओं के आंसू वो उतने ही कीमती हैं जितने उनकी सगी माता जी के आंसू कीमती हों। आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो कोई आंदोलन हो, चाहे वो लाल चौक पे तिरंगा फैलाना हो, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। निकलेंगे वही लोग आपकी शख्सियत बिगाड़ने के लिए जिन लोगों के किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द रोडवेज पॉडकास्ट में। मैं हूं आपका होस्ट चेतन मेहता। आज का ये एपिसोड एकदम खास है क्योंकि आज हमारे साथ हैं विशाल त्यागी जी, जो कि अंतर्राष्ट्रीय हिंदू महासभा के स्टेट प्रेसिडेंट हैं गुजरात से। और अभी हाल ही में उनका एक बहादुरी भरा कदम हेडलाइंस बना। पीएम मोदी के कश्मीर दौरे से पहले विशाल भाई ने लाल चौक पर तिरंगा लहराया था। आज हम उनसे बात करेंगे एक और इम्पॉर्टेंट और इम्पैक्टफुल मिशन पर, जो है ऑपरेशन सिंदूर। तो आइए मिलवाता हूं आपको विशाल भाई त्यागी जी से। त्यागी जी, स्वागत है आपका मेरे शो में। बहुत बहुत धन्यवाद चेतन भाई, आपको, आपकी पूरी टीम को। बहुत बढ़िया सेटअप आपका, आपकी टीम का मैंने जज्बा देखा जब आपने मुझे इनवाइट किया आपके स्टूडियो में और मैंने आपसे कहा कि मेरी रिटर्न फ्लाइट है, तो आपने कहा कि मुझे सिर्फ आप 15 मिनट का समय दे दीजिए, हमारा सेटअप आपको रेडी मिलेगा। दैट इज़ ग्रेट चेतन भाई, बहुत अच्छी टीम है आपके पास और बहुत अच्छा जज्बा है। थैंक यू। तो त्यागी जी, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे, जब मैंने आपके बारे में थोड़ी रिसर्च करी जी, तो सबसे पहली जो मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन आ रही थी वो ये थी कि आपने लाल चौक पे सबसे पहले तिरंगा फहराया था। जी। तो इसके बारे में मैं जानना चाहता हूँ, क्या ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है या ये आपकी कोई पर्सनल वो थी कि आपको ये करना था? बहुत अच्छी बात है ये। मैं तो चेतन जी आपको इसके लिए धन्यवाद करना चाहूँगा कि कम से कम आज देश के अंदर लाल चौक पे तिरंगा लहराना पॉलिटिकल स्टंट के नाम से तो गिना जा रहा है कम से कम। नहीं तो एक समय ऐसा था कि कश्मीर में तिरंगा तो आप छोड़िए कि अगर आप होटल किराए पे लेके रह रहे हैं और बालकनी में अगर केसरी रंग का तौलिया भी सुखा दें तो मुझे नहीं लगता है कि वो पॉसिबल था। राइट। और आज चेतन भाई, जब मैं पर्सनली विज़िट कर चुका हूँ और मैंने जून में 2024 9 जून को मैंने तिरंगा लहराया था कश्मीर लाल चौक पे, और पर्सनली मैं विज़िट कर रहा हूँ तो मुझे ऐसा लगता है हर 100 मीटर पे आपको हमारा देश का तिरंगा लहराता हुआ नज़र आएगा। एक अलग ही माहौल है, एक अलग ही जज्बा है और वहाँ की मिट्टी में एक अलग ही आप देखेंगे तो फील ही अलग है। लेकिन मेरा जो ये निर्णय था चेतन भाई, मैं महादेव का एक बहुत बड़ा भक्त हूँ और मैं गर्व से कहता हूँ कि बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं जब भी किसी चीज़ को लेके विचलित होता हूँ, परेशान होता हूँ, या मुझे कुछ ऐसा लगता है कि अब मुझे किसी के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है या अपने संगठन के लिए कुछ करना है, तो मुझे हमेशा महादेव जी के यहाँ से एक कॉल आता है। वो मैं कॉल रिसीव करता हूँ, मैं बात करता हूँ, तो वहाँ से जो भी डिपार्टमेंट का फ्री व्यक्ति होता है वो मुझे कह देता है कि अब आपने नेक्स्ट स्टेप ये लेना है। अच्छा। तो ये एक पॉलिटिकल स्टंट नहीं था। माई फादर वॉज इन इंडियन एयरफोर्स। ओके। उन्होंने कारगिल वॉर लड़ा और जब हम बहुत छोटे छोटे थे, 6th-7th स्टैंडर्ड में था आई थिंक, तो मेरी माता जी ने 1999 में जब फादर कारगिल वॉर के लिए गए कारगिल, तब मुझसे ये कह दिया था कि बेटा अब ये सोच के जीना है कि शायद तुम्हारे पापा वापस नहीं आएंगे। तो अगर आप 6th और 7th स्टैंडर्ड में हो और आप अपने पिताजी के बिना एक पल नहीं जी सकते, एक पल मतलब वो जब ड्यूटी पे जाते हैं एयरफोर्स में, मॉर्निंग 7 o'clock जाएंगे और उसके बाद 1:30 2 o'clock रिटर्न आएंगे, तो हमारा पूरा दिन इंतजार ये रहेगा कि हम लोग पापा को कब देखेंगे। और वहाँ आपकी माता जी, आपकी मदर आपसे अचानक ये कहती हो कि आप ये आदत डाल लीजिए कि हो सकता है आपके पापा वापस नहीं आएंगे। तो हम लोग उस माहौल में से निकले हुए लोग हैं।
मेरे ग्रैंडफादर्स यानी मेरे नाना और दादा दोनों इंडियन आर्मी में सर्व किए, 1965-71 वॉर लड़े। मेरे अंकल बीएसएफ में अभी सर्व कर रहे हैं। तो एक डिफेंस बैकग्राउंड से आते हुए मुझे ऐसा लगता है कि जब भी देश के लिए कुछ करने की बात आएगी तो सबसे पहले कश्मीर नज़र आएगा। तो मुझे भी सबसे पहले चेतन भाई कश्मीर नज़र आया। और मैंने ऐलान ये किया था गुजरात से, जब हमारे लोकसभा चुनाव की डेट्स भी फाइनल नहीं हुई थी, कि जब भी तीसरे टर्म की शपथ लेंगे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, मैं उसी दिन लाल चौक से तिरंगा लहराऊंगा। राइट, ये था इसके पीछे मकसद। अच्छा। चेतन जी, तो मतलब इसके अंदर एक मैं सवाल पूछना चाहूँगा, जो कॉल आपको महादेव जी के ऑफिस से आती है जी, क्या उस कॉल को मेरे पास भी डाइवर्ट करा जा सकता है? 100% करा जा सकता है। उसके पीछे एक रीज़न मैं आपको छोटा सा बताता हूँ कि ये महादेव की जो भक्ति है चेतन भाई, आपको देश के अंदर जितने भी महादेव के भक्त मिलेंगे ना, मैं सभी भगवान को बराबर मानता हूँ, सभी की पूजा करता हूँ। हमारे घर में मेरी माता जी ऐसी हैं कि आज भी मुझे ऐसा लगता है कि 250 से 300 दिन साल में उपवास कर लेती हैं। इतना ज़्यादा पूजा पाठ का माहौल है हमारे घर में। लेकिन महादेव के भक्तों को अगर आप देखोगे ना, तो उन्होंने एक अपनी अलग ही दुनिया बना रखी है। वो एक अलग ही उसमें मतलब अलग ही ट्रोमा में जीते हैं, मतलब अलग ही सेट है उनकी लाइफ। तो अगर आप उनसे कनेक्टेड हैं तो मुझे अपनी कॉल्स को आपके पास डाइवर्ट करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कनेक्ट हो जाएंगे। वाह, नाइस, ये कंफर्म है चेतन भाई। डन डन डन। तो त्यागी जी, एक आपकी ये जर्नी जी, जो मैंने देखा, पहले कुछ अलग करते थे, फिर आप थोड़ा पॉलिटिकली कुछ करने आए, तो एक आपकी जर्नी एक शॉर्ट फॉर्म में कि हाउ इट हैज़ बीन जर्नी की अगर बात करेंगे, और अगर शॉर्ट में अगर मैं बताना चाहूँ तो 34 साल की उम्र है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा शॉर्ट में बताना, लेकिन स्टिल आई विल ट्राई। मैं व्हेन आई वाज इन 8th स्टैंडर्ड, मतलब केंद्रीय विद्यालय से पास आउट हूँ मैं, तो जब हम 8th स्टैंडर्ड में थे तो हमारा जहाँ घर है वहाँ मेन रोड पे ही हमारा घर था। तो मैं हमेशा देखता था कि जब भी हम स्कूल जाते थे और आते थे तो मेरी मम्मी पूरे दिन घर में झाड़ू पोछा लगाते रहते थे। तो घर इतना गंदा रहता था, तो मैं मम्मी को बोला, मम्मी जब भी आता हूँ आप मेहनत करते रहते हो, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो बोले, बेटा ये रोड नहीं बन रही है यहाँ पर आगे, और ये धूल मिट्टी उड़ती रहती है, और हमारा घर बिल्कुल कनेक्टेड है रोड से, तो क्या करें, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो हमने कई बार, फिर फादर साहब आए, उन्होंने कांच वाँच लगा के उसको कवर करने की कोशिश की, लेकिन वो चीज़ें उतना प्रैक्टिकल नहीं हो पाई। एक दिन मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गया, मैं जाके रोड पे लेट गया पाजी, और मेरा देखा दिखाई कुछ गाड़ियाँ मुझे क्रॉस करके जाने लगी। मैं देखता रहा, कुछ देर बाद मैं देख रहा हूँ मेरे पीछे 250 से 300 लोगों की भीड़ सड़कों पे लेटी हुई है। वो लेट गए और ये कह रहे हैं कि सड़क को बनाए उसके बाद ही हम यहाँ से हटेंगे। तो दैट वाज लाइक, मतलब वो मेरा सबसे पहला एक देश के लिए या अपने निजी स्वार्थ के लिए किया गया आंदोलन था। और स्वार्थ भी मेरा ये था कि उस रोड से कनेक्टेड जो भी लोगों के घर हैं, तो मेरी माँ इतनी परेशान हो रही थी और कितनी माएँ परेशान हो रही होंगी। सही बात है। तो वो रोड अगर आप देखेंगे, आज जामनगर में ही वो रोड है, हमारे एरिया में ही है, सबसे बेस्ट वो रोड है, 4 लेन। और सबसे पहले हमारे जामनगर शहर के अंदर वाइट स्ट्रीट लाइट उसी रोड के ऊपर आई थी। तो मुझे तब से ये समझ में आ गया कि अगर हम हक की लड़ाई लड़ते हैं और मांगते हैं तो मिलेगा ज़रूर, दैट इज़ फॉर श्योर। ये एक जर्नी की स्टार्ट थे। वहाँ से केंद्र विद्यालय हम लोग दूसरे स्कूल में ट्रांसफ़र हुए, क्योंकि आई वॉज साइंस स्टूडेंट। तो मेरे कुछ परसेंटेज कम थे, क्योंकि इन सब चीज़ों में ज़्यादा रहता था मैं। तो डैड का ये था कि साइंस आपने लेनी है स्ट्रीम, तो मैं ठीक है, आपकी बातों को टालेंगे नहीं हम। हमने केंद्रीय विद्यालय चेंज किया, दूसरे केंद्रीय विद्यालय में हमारा एडमिशन हुआ। हमने 6 महीने की उस जर्नी में ये देखा चेतन भाई कि मैक्सिमम टीचर्स, मैक्सिमम स्टूडेंट हमारे प्रिंसिपल साहब से बड़े परेशान थे। मैं उनका नाम रिवील नहीं करूंगा। अच्छा। तो उनसे बड़े परेशान थे। तो मैंने काफ़ी कुछ चीज़ें नोटिस की, और फिर मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ कि गलत हो रहा है। वहाँ एक प्रोटेस्ट करना पड़ गया केवी में, और वो एक केंद्रीय विद्यालय की हिस्ट्री में सबसे पहला प्रोटेस्ट था। दैट आई वाज इन 11th स्टैंडर्ड, 11th साइंस, और काफ़ी टीचर्स और स्टूडेंट ने सपोर्ट किया, और प्रिंसिपल गॉट सस्पेंडेड, वो सस्पेंड हुए। लेकिन उसके बाद जब प्रिंसिपल साहब अपनी फैमिली के साथ हमारे घर आए, तो फादर साहब का ये कहना था कि कुछ भी हुआ हो, जो भी कुछ है, लेकिन वो तेरे गुरु हैं, तुझे उन्हें माफ़ करना है, लोगों को कन्विंस करना है, और उनको वापस नौकरी पे बहाल कराना है। तो हमने अगले दिन ही सब कंप्लेंट्स वापस ली थी, और फिर वो, लेकिन कहने का मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी कुर्सी का, अपनी ताकत का नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं चेतन भाई, तो कोई ना कोई आपको टकराएगा ज़रूर। वो तो बिल्कुल बिल्कुल तो सच्चाई है जी, कि अगर कोई भी ऐसी चीज़ों का फ़ायदा उठाए तो वो तो
कभी ना कभी तो उसे भुगतना है। भुगतना चेतन भाई। फिर मैं धीरे धीरे इवेंट्स मैनेजमेंट करने लगा। इवेंट्स में मुझे बड़ा इंटरेस्ट आने लगा, क्योंकि चीज़ों को एक ही टाइम पे आप 10-10 चीज़ों को मैनेज कर रहे हो, तो आपको अपना कैलिबर समझ में आता है कि यार मैं मल्टीटास्किंग बंदा हूँ, लगता है कि मैं एक समय पे 10-12 चीज़ों को मैनेज कर सकता हूँ। तो मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगने लगी और मैंने फिर इवेंट मैनेजमेंट शुरू किया। देखा दिखाई बॉलीवुड भी गया मैं। अच्छा। बॉलीवुड भी मैंने काफ़ी काम किया। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, अग्निपथ का एक गाना था कैटरीना कैफ का, उसमें भी प्रोडक्शन का काम किया। मतलब काफ़ी काम किया, लेकिन वहाँ पर भी मैं अगर आपको सच्चाई बताऊँ चेतन भाई, कि हमारे जैसे व्यक्तियों की वहाँ कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली जो डेस्टिनी ऊपर वाले ने तय कर रखी है वो घुमा फिरा के आपको ले ही जाएगा। इवेंट करते करते मेरी मुलाकात देश के अभी किसान नेता हैं फिलहाल, राकेश टिकैत जी, आपने नाम सुना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सुना। एक इवेंट में उनसे मुलाकात हुई मेरी। उन्होंने हमारा काम करने का तरीका, मैनेजमेंट, सारा सिस्टम देखा। उन्होंने अपने घर बुलाया मुझे। वहाँ से उनके साथ कनेक्टिविटी मेरी काफ़ी हो गई। काफ़ी समय हमने साथ गुजारा, कई साल साथ गुजारे। जब कई साल साथ गुजारे हमने, तब मैं काफ़ी पॉलिटिकल लीडर्स के कॉन्टेक्ट्स में आना शुरू हो गया। पर मुझे ये नहीं पता था कि एक दिन मैं उन लोगों के लिए इवेंट्स करते करते, या कि उन लोगों के लिए मैनेजमेंट करते करते, या उनके लिए रैली ऑर्गेनाइज करते करते मैं खुद कब नेता बन जाऊंगा, ये मुझे उस टाइम आइडिया नहीं था और मुझे बनना भी नहीं था। अच्छा। मेरा ये कभी ना कोई ड्रीम था, ना मेरी फैमिली का कभी। मेरे पूरे के पूरे खानदान में मॉम साइड और डैड के साइड कोई पॉलिटिकल बंदा है ही नहीं। पॉलिटिकली हम लोग जीरो हैं मतलब। लेकिन जब मैं अपने फादर को देखता हूँ या मेरे ग्रैंडफादर्स को देखता हूँ और उनके अंदर एक ही जज्बा देखता हूँ कि देश के लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करो, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता है ऑप्शन, कि आप सत्ता में हैं या आपके पास पावर्स हैं या आपके पास लोग हैं, तो आप अपनी जनता के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकते हो। राइट। कोई आवाज़ उठा सकते हो। बिल्कुल। तो वो आपका फोटे रहा है, आवाज़ उठाना शुरू से। वो मेरा रहा है चेतन भाई, वो आपको पता चल ही गया है। तो एक शॉर्ट में मैंने अपनी जर्नी आपको बताई। तो काफ़ी प्रोटेस्ट हमने किए। नेपाल में भी, मैंने आपको बताऊं कि नेपाल में भी मैंने प्रोटेस्ट किया है। अच्छा। मैंने एक चीज़ वहाँ नोटिस की चेतन भाई, कि जो आपके पेट्स हैं या जानवर हैं या घर पे बकरे पाल रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ी लोग बकरे पालकर अपना जीवन व्यापन करते हैं। अच्छा। वहाँ पर पहाड़ी इलाकों में तो वो बकरे पाल रहे हैं, लेकिन अगर उनको कोई बीमारी आ जाती है और उसका ट्रीटमेंट कराने के लिए किसी डॉक्टर को, आपको वेटरनरी डॉक्टर को बुलाना पड़ रहा है, तो वो डॉक्टर आपका अगर किसी छोटी जाति से है तो आप अपने जानवर को मरने के लिए छोड़ दोगे, लेकिन उससे ट्रीट नहीं कराओगे। अच्छा। तो ये चीज़ मेरे को बहुत डीपली हर्ट की। मतलब अगर वो डॉक्टर छोटी जाति का है। यस। तो ये बड़ा मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था। मैंने क्या किया है कि एक पोखरा एक जगह है वहाँ पर एक 10,000 फीट पे एक जगह पे हम लोगों ने एक छोटा सा फार्म हाउस क्रिएट किया। वहाँ संतरे के पेड़ लगाए और हमने बकरे वकरे पालना शुरू किया है। मतलब हम लोग एक ब्राह्मण कम्युनिटी से आते हैं और त्यागी हम लोग हैं। तो वहाँ सब लोगों को पता ही था कि ये लोग बाउन हैं, मतलब नेपाल में बाउन कहा जाता है। तो हमारे कुछ जानवर बीमार हुए और हमने एक वहाँ से आर्यन करके डॉक्टर थे, उनको बुलाया। तो मेरा बड़ा विरोध हुआ आसपास गाँव में, सब एरिया में, कि भाई इनको हमारे यहाँ एंट्री नहीं है, हमारा ऐसा है वैसा है, ये है वो है। और फिर एक दिन जब वो बैठे और जब गांव के कुछ लोग इकट्ठे हुए, तो हमने जो फार्म हाउस पे अपने नाश्ता तैयार करवाया वो हमने एक ही प्लेट में खाया, डॉक्टर साहब ने और हमने। वो देखने के बाद लोग और विचलित हो गए, बोले यार ये ब्राह्मण आदमी ये क्या कर रहा है। और इस सोच को मुझे ऐसा लगता है कि हम लोग इतना आगे बढ़ चुके हैं कि ये चीज़ तो कहीं डिस्कशन में आनी भी नहीं चाहिए और माइंड में भी नहीं आनी चाहिए। इट डजंट मैटर, मतलब ये मैटर ही नहीं करती ये चीज़ें। तो मुझे बड़ा शॉकिंग था मेरे लिए। तो मैंने उनको फिर डेली घर बुलाना शुरू कर दिया, उनसे अच्छी दोस्ती हो गई। धीरे धीरे ये मैसेज मुझे 6 महीने लगे नेपाल रहते हुए लोगों को देने में। लेकिन अगर आप कभी उनसे मुलाकात होगी तो आप खुद पूछ सकते हैं कि आज उनका इतना अच्छा काम चल रहा है मिस्टर आर्यन का, कि कोई भी कितनी भी बड़ी जाति नाती से ताल्लुकात रखता हो आदमी, लेकिन उनके एरिया में अगर सबसे बड़ा किसी का नाम डॉक्टर्स वेटरनरी में है अगर बाई चांस, तो मिस्टर आर्यन। तो इस तरह का व्यक्तित्व रहा मेरा और फैमिली बैकग्राउंड ऐसा रहा चेतन भाई। लेकिन राइट नाउ आई एम इनटू पॉलिटिक्स प्योरली। और मैंने जो चीज़ देखी भारतीय जनता पार्टी के अंदर, बिकॉज 2014 से पहले जब भी हम विदेश यात्रा करते थे, टूर करते थे कहीं या फिर कहीं किसी रिलेटिव्स के यहाँ जाते थे,
2014 के बाद से और उससे पहले में जमीन आसमान का फर्क हम खुद ही एयरपोर्ट्स के इमिग्रेशन काउंटर्स पे ही देख लेते हैं। बिल्कुल, आपने भी महसूस किया होगा। बिल्कुल महसूस किया। तो एक बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको डीपली थोड़ा सा सोचेंगे इसके बारे में, तो आपको पता चल जाएगा कि देश की वैल्यूज क्या हो चुकी हैं इंटरनेशनल लेवल पे, हम लोग कहाँ जा रहे हैं इंटरनेशनल। बहुत बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हैं वेरन आई थिंक। ऐसे बहुत सारी चीज़ें, मैं रिसेंटली मैंने आउट ऑफ इंडिया ट्रैवल करा जी, और उससे पहले अगर मैं बात करूं मैंने तब भी करा, तो बहुत बहुत चेंज है। Yes. चेंज इन मैं ऐसे कहता हूं कि जो भी एक इमिग्रेशन एम्प्लॉयज़ हैं उनके बात करने का तरीका Yes, जो पहले था yes. और जो अब है, बहुत तो फर्क। मतलब आई थिंक अब ऐसा लगता है कि यस मैं इंडिया का पासपोर्ट होल्डर हूँ। एग्जैक्टली, और पहले ऐसा लगता था कि यार अब कहीं जा रहा हूँ, कहीं इस चीज़ के लिए तो नहीं रोक देंगे, Exactly. या कहीं इस चीज़ के लिए तो नहीं रोक देंगे, बट नाउ इट्स टोटली डिफरेंट। टोटली डिफरेंट, टोटली Right. डिफरेंट। तो त्यागी जी, एक आपका सारा बैकग्राउंड, मतलब आपकी फादर एंड आपके दादाजी नाना जी सब लोग आर्मी से रहे हैं, और आज एक ऐसा दिन है जो हम हर भारतीय के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। तो जो हम कल रात को एक चैन की नींद ले रहे थे, जब हम सुबह उठे तो हमारे लिए एक अलग ही सवेरा था। बिल्कुल, वो सवेरा था ऑपरेशन सिंदूर, बिल्कुल, जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी ने एक, आई थिंक मेरे को पिछले 4-5 दिन से ऐसा लग रहा है कि इतने सारे दिन हो गए, और बीइंग इंडियन और बीइंग माय गवर्नमेंट दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग, बट उन्होंने जो सरप्राइज दिया सुबह सुबह पूरे इंडिया को वाज ग्रेट। तो बीइंग फ्रॉम आर्मी बैकग्राउंड, आप ऑब्वियसली आपके डैड नेवी में थे, तो आप डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ ऑब्वियसली घर आके भी वो कुछ काम करते होंगे या किसी से डिस्कशन होता होगा। तो आपका क्या कहना है कि ये जो ऑपरेशन हुआ कल, आप इस पे क्या कहना चाहोगे कि वाज इट राइट और रॉन्ग? ऑब्वियसली आई थिंक ये राइट रॉन्ग वाला तो सवाल ही नहीं है, सवाल ही नहीं है। हाँ। लेकिन इस पे भी मेरे पास एक जवाब है। हाँ। ये गलत हुआ है, वो भी मैं आपको बताता हूँ कैसे हुआ है। हम्म, क्योंकि गलत इस वजह से हुआ है, पाकिस्तान के साथ भी गलत हुआ है, हिंदुस्तान के साथ भी गलत हुआ है। क्योंकि मोदी जी ने सब पूरे देश को ये बताया, हमारी सरकार ने ये बताया कि 7 मई को मॉक ड्रिल होनी है, हाँ, उसको ठोक ड्रिल में बदल दिया। ये बड़ा गलत हुआ है। आप अगर देखेंगे चेतन भाई कि अचानक से जज्बात बदल दिए, हालात बदल दिए। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जो का पार्ट, लेकिन ये एक अलग चीज थी। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा, कबूतर अगर अपनी आंखें बंद कर ले तो उसे लगता है कि दुनिया सो गई है। ऐसा नहीं है। हम एक देश के नागरिक हैं, हमारे जज्बात, हमारी भावनाएं, हमारी सोच, उससे देश नहीं चलता। मतलब अगर हमने जो सोच लिया वो एक्शन हो जाए तुरंत, तो हम लोग फिर कहाँ से कहाँ मुश्किल हो जाएगी फिर बहुत ज़्यादा। ये तो है। तो जो जिम्मेदार लोग बैठे हैं, जो सेनाएं हैं, जो अधिकारी हैं, जो देश के हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी हैं, उनके ऊपर तो जिम्मेदारी है। उनको तो सालों साल, जीवन भर और जाने के बाद भी जवाब देना है। तो उनके लिए कोई भी डिसीजन लेना, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कि देश में कोई भी डिसीजन लिया जाए तो उसके आगे आने वाले समय में हालात क्या हो सकते हैं, भविष्य हमारा क्या होगा, हम लोग किस तरफ अपने जीडीपी को लेके जा रहे हैं, उसके लिए हमें क्या चीज़ें और बैलेंस करनी है। आपको आई थिंक, आई एम नॉट श्योर, 1971 के वॉर में जहाँ तक मुझे याद है, हल्का हल्का आर्मी चीफ ने ये कहा था हमारे माननीय प्रधानमंत्री गांधी जी को, इंदिरा गांधी जी को, कि अगर आपने युद्ध करना है तो मुझे कम से कम 6 महीने की तैयारी चाहिए, जहाँ तक मेरा नॉलेज है। तो अगर आर्मी चीफ ये कह रहे हैं कि मुझे 6 महीने की तैयारी चाहिए, तो दैट मीन्स उनकी जो प्लानिंग होंगी, उनकी स्ट्रेटेजीज होंगी, उनका जो एग्जीक्यूशन होगा वो ऐसा होगा कि हमारे देश के नागरिकों को, जनता को और हमारे जीडीपी को, हमारी आने वाले भविष्य को कोई दिक्कत ना हो। सेकेंड थिंग क्या है कि अगर आप देखें चेतन भाई कि ये जो इतना फास्ट एक्शन लिया गया है, इसको मैं बहुत फास्ट बोलूँगा, क्योंकि हम लोग जो सोच के बैठे थे एज ए कार्यकर्ता, एज ए नेता, हमारी जो कैलकुलेशंस थी वो 15 मई के बाद की कैलकुलेशंस थी। अच्छा। और ये इतना फास्ट, और 15 मई भी दैट इज़ वेरी फास्ट, ये भी बहुत फास्ट है। अगर हम 15 मई भी सोच के चल रहे हैं, बस हम इसलिए सोच के चल रहे हैं बिकॉज हमारे अगर सामने कोई है, अगर हमारी उम्मीद कोई है, दैट इज़ नरेंद्र भाई मोदी, हमारे माननीय प्रधानमंत्री। इसलिए हम 15 मई माइंड में सेट करके चल रहे थे कि 15 मई के आसपास ये चीज़ें पॉसिबल हैं। पर इतना जल्दी डिसीजन और इतना जल्दी एक्शन लेना अगर कोई कर सकता है, दैट इज़ वन एंड ओनली हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी। ये तो बिल्कुल सच्चाई है जी। क्योंकि आई थिंक इससे पहले जो 2 अटैक हम पे और हुए थे,
जी उरी और ये पुलवामा, जी तो इन दोनों अटैक्स पे भी जो हमने जवाब दिया, मुझे ऐसा लगता था कि मोदी जी से पहले जो सरकार थी कभी हमने ऐसा एक्शन देखा नहीं, यस राइट। तो जो उन्होंने किया जी, वो हमारे लिए गर्व की बात गर्व है की बात ये। और मुझे ऐसा लगता है एक एक इंडियन, एक भारतीय होने के नाते आज ऐसा फील हो रहा है कि कि वही वाली बात जो इंडियन पासपोर्ट वाली मैंने करी, एग्जैक्टली तो वो है कि एक पावर की फील हो रहा है कि यस। और सुबह उठते ही आपको इतनी बड़ी गुड न्यूज़ मिल रही है कि हमारी जो माताओं बहनों का जो सिंदूर जिन्होंने छीना, जिन्होंने उजाड़ दिया सिंदूर, इस ऑपरेशन को नाम ही सिंदूर दे दिया गया। राइट। आप कितने ज़्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो। आज पूरा देश, मतलब आप ये देखेंगे ना, एक सुकून की सांस सुबह सब लोगों ने उठ के ली है हाँ, कि यार ये बदला पूरा हुआ। राइट। और आप अगर देखेंगे मसूद अजहर को, उनका आई थिंक एक ऑफिशियल स्टेटमेंट है कि काश मैं भी इसमें मर जाता, ये हमले में, क्योंकि उनके परिवार के लोग मरे गए हैं। हाँ, तो मसूद अजहर को भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अब पता चलता है ना किसी के परिवार को मारना उजाड़ना क्या होता क्या है। होता है। जब खुद के परिवार पे आता है तब पता चलता है तब पता कि चलता परिवार की कीमत क्या है। है। तो आज आप मौत की भीख मांग रहे हो, राइट। नरेंद्र मोदी जी से, प्रधानमंत्री जी से मौत की भीख मांग रहे हो, हाँ। हमारी सेना से मौत की भीख मांग रहे हो कि मुझे भी ढूंढ के मार देते यार कम से कम, राइट। तो मैं अपने परिवार के साथ चले जाता। सो त्यागी जी, इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन सिंदूर क्यों रखा गया? ये बहुत अच्छा सवाल है आपका चेतन भाई। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे देश के अंदर, हमारे देश के नागरिकों के अंदर अगर आप देखेंगे तो इमोशंस, भावनाएं इतनी कूट कूट के भरी हुई है, और सिंदूर उजाड़ा गया हमारी बहनों का, हमारी माताओं का। किसी एक आतंकवादी ने शायद गलती से, उसकी बहुत बड़ी भूल रही होगी, उसके आकाओं ने उसको फ़ोन करके पूछा भी होगा कि जो हम लोग न्यूज़ में देख रहे हैं, हिंदुस्तान की न्यूज़ में, कि तूने ये कह दिया है कि मोदी को बता देना, तो उसने कह दिया होगा हाँ। तो उसने ये कह दिया कि जो हम पे एक्शन होने वाला था अब उसका 10 गुना होगा, तो ये गलत काम कराया। तो कहने का तात्पर्य हमारा यही है जी कि मोदी जी को तो बता दिया, और सिंदूर जो मैं आई एम नॉट श्योर, पर ये 100% डिसीजन हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का ही होगा, क्योंकि उनके लिए अपने परिवार के किसी भी बहन और माताओं के आंसू वो उतने ही कीमती हैं जितने उनकी सगी माता जी के आंसू कीमती होंगे। वो पूरे देश को अपना परिवार मानते हैं। और उनकी भावनाएं मैंने तब देखी जब काफ़ी सारे स्टेटमेंट्स आए जिस दिन ये हमला हुआ, जो लोग पर्सनली मोदी जी से मिले, कि उस दिन मोदी जी बहुत ज़्यादा गुमसुम और बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थे, किसी से बात करने के उसमें भी नहीं थे। तो मैं आपके माध्यम से यही कहना चाहूँगा चेतन भाई कि सिंदूर पे अगर बात आई तो जवाब एक ही होगा, लाहौर तक आग होगी और हर कोना कोना राख होगा। क्या बात है। तो अब तो बात सिंदूर पे आ चुकी है और ऑपरेशन सिंदूर लागू कर दिया गया है, तो हर कोना कोना राख होगा चेतन भाई। बिल्कुल बिल्कुल जी। तो विशाल भाई जी, मैंने ये देखा कि आजकल यूथ बीजेपी से बहुत जुड़ रहा है, तो क्या ये एक पॉलिटिकल अवेयरनेस है या ये लॉयल्टी है? सवाल बहुत बढ़िया है चेतन भाई। अगर मैं मेरी भी बात कहूँगा तो आपके सामने प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है, सामने बैठा है बंदा है। लेकिन जिस तरीके से मैंने, अगर प्रैक्टिकली आप पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो तेजस्वी सूर्या, रक्षा खड़से, अनुभव मोहंती, मैं सिर्फ ये 3 ही नाम ले रहा हूँ अभी, जो हमारे सांसद हैं अलग अलग राज्यों से, एक बेंगलोर, उड़ीसा, महाराष्ट्र। तो आप जब इनका बैकग्राउंड निकालेंगे तो ये दे ऑल आर युवा, मतलब यूथ हैं ये बिल्कुल। एक आपने ऑफिशियल स्पीच, अगर स्टेटमेंट देखा होगा माननीय प्रधानमंत्री जी का, तो उन्होंने कहा कि मैं 1 लाख युवाओं को देश की बागडोर संभालने का मौका देना चाहता हूँ, और कोशिश ये रहेगी कि उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड ना हो। तो ये एक बहुत बड़ा रीज़न है कि आज हमारे देश का युवा खासकर बीजेपी के साथ जुड़ने के लिए तैयार है। राइट। और मौका भी मिल रहा है, 100% है। जो टॉप लॉबी है, टॉप बॉडी है, वो सभी लोग युवा को सपोर्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये एक परिवार से चलने वाली पार्टी नहीं है, संगठन नहीं है। बिल्कुल। अभी हमने संसद में देखा था तो अखिलेश जी ने कहा कि इतनी बड़ी पार्टी है, इतना बड़ा सिस्टम है, सब कुछ है आपके पास, और फिर भी राष्ट्रीय अध्यक्ष चुनने के लिए आपको इतना टाइम लग रहा है। तो हमारे माननीय गृह मंत्री श्री अमित भाई शाह जी ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, तुरंत खड़े होके,
कि हमारी पार्टी में डिसीजन एक परिवार नहीं लेता, इसलिए समय लगता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाँ। युवाओं को मौका मिल रहा है, दैट इज फॉर श्योर। और अगर आप देखेंगे 2014 से पहले चेतन भाई और 2014 के बाद युवाओं का देश के प्रति जो एक स्वभाव या उनकी भावनाएं या आप उनकी सोच देखेंगे, तो आज अगर प्रायोरिटी कुछ है देश के युवाओं के लिए तो वो नेशन फर्स्ट। राइट। तो वो जो एक आग अंदर जगाई है, वो आग मर चुकी थी हमारे देश के युवाओं के अंदर, तो भारतीय जनता पार्टी ने जगाई है। राइट। तो यानी कि ये जो यूथ मॉडल है बीजेपी का, ये काम कर रहा है परफेक्टली। कई बार हमने बहुत सारी मूवीज देखी हैं, उसमें ऐसा कुछ बोलते हैं कि देयर इज नथिंग इज लाइक परफेक्ट, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो 100% परफेक्ट हो। पर इस मॉडल पे, इस परफेक्ट युवाओं के संबंध में मैं ये कहना चाहूँगा कि बीजेपी 100% परफेक्ट, बहुत अच्छा काम हो रहा है। बिल्कुल, और वो हमें दिख भी रहा है। राइट। ऐसा भी नहीं है कि कुछ हिडन है, हाँ। हमें दिख रहा है। यस। राइट। त्यागी जी, एक सवाल आपके लिए जी। थोड़ा सा ट्रिकी है जी। कि मैंने ना बहुत सारे लोगों को, क्रिटिक्स या जो मेरी रिसर्च है जी। मैंने लोगों को ये कहते सुना है कि आप जो भी कार्य करते हैं, चाहे वो कोई आंदोलन हो, चाहे वो लाल चौक पे तिरंगा फैलाना हो, वो एक पॉलिटिकल स्टंट है। अच्छा। अब पता नहीं आपने ये सुना है या नहीं सुना है। नहीं, सही है आपकी बात चेतन भाई। इसके लिए मैं आपको कुछ जवाब जरूर देना चाहूँगा, आपके माध्यम से उन लोगों तक भी पहुँचाना चाहूँगा। बिल्कुल, मैं कहूँ ये जवाब उन्हीं लोगों के लिए है। तो चेतन भाई, मैं आपसे उन लोगों तक यही संदेश पहुंचाना चाहूँगा कि निकलेंगे वही लोग आपकी शख्सियत बिगाड़ने के लिए जिन लोगों के किरदार खुद मरम्मत मांग रहे हो। क्या बात है जी। तो ये सभी उन्हीं लोगों के लिए जो कहते हैं कि नहीं ये कोई एक पॉलिटिकल स्टंट है, ऐसा नहीं है। बाकी त्यागी जी बताएंगे थोड़ी डिटेल में। जी। दूसरी बात चेतन भाई, कि जीवन में जो भी कार्य आप करते हैं, कोई भक्ति है, पूजा है, पाठ है, किसी की सेवा करना है। एक मूवी आई थी बॉलीवुड में, किक, तो उसमें जो एक्टर थे उन्होंने ये कहा कि मैं जब भी कुछ बुरा होता हुआ देखता हूँ और मुझे उसको ठीक करने के लिए मुझे एक अंदर से इंस्पिरेशन मिलती है, वही मेरे लिए किक है। अच्छा, है ना? तो ऐसे ही मेरे जीवन में बहुत अलग अलग किक्स हैं, पर उसमें से एक किक और है कि मैं कभी कोशिश नहीं करता सभी की नज़रों में अच्छा बनने के लिए। कुछ लोगों की नज़रों में अगर आप खटकते हैं ना, उसका मज़ा ही कुछ और है। ये तो है। और आपने जो बताया किक मूवी का जी, कि वो जो एक किक है, मुझे लगता है वो किक आपको 8th स्टैंडर्ड से आ रही है। वहीं से मिल रही है सर। तो वो जो 8th स्टैंडर्ड वाली किक है वो अभी तक चल रही है। वो चलती रहेगी। एक्चुअली वो एक डिफॉल्ट सिस्टम है, वो मेरे ब्लड के अंदर आया हुआ है। जब तक ये चेंज नहीं होगा, जब तक वो चलना है। तो यही है कि वो किक है, और ऑब्वियसली बात है वो किक किसी को पड़ रही है तो उसे बुरा लग रहा है, और उन्हें बुरा लग रहा है तो आप बुरे हो ही। बस सिंपल बात है। तो आई थिंक इस बुराई को लेने से कोई बुराई नहीं है, क्योंकि ये वो बुराई है जो आपको एक अच्छाई की ओर लेके जा रही है, लेकिन दुनिया को बुराई दिख रही है। तो सेकंड थिंग, इससे मैं आपको एक चीज़ और छोटी सी बताता हूँ। मेरे बहुत लोगों से कुछ लोग साथ चलते हैं आपके, आपसे मोटिवेट होते हैं कि आपकी बातें उनको अच्छी लगती हैं या आपकी सोच अच्छी लगती है। ऐसा लगता है कि भविष्य में आदमी आगे बढ़ेगा तो कहीं ना कहीं हमारे काम आएगा। अलग अलग तरह के लोग आपसे जुड़ते हैं, कनेक्ट होते हैं। सभी का आदर, सभी का मान सम्मान है। कुछ लोग ये भी कहते हैं कि नेता बनने के बाद व्यक्ति झूठा हो जाता है। मैं सभी नेताओं की बात नहीं करता, पर मैक्सिमम मेजॉरिटी में जो बात बता रहा हूँ, कोई भी नेता कभी झूठा नहीं होता। मैक्सिमम नेता जिनको मैं जानता हूँ या मैंने उन लोगों को स्टडी किया है, वो लोग इमोशनल होते हैं बहुत ज़्यादा। उनके पास अगर कोई व्यक्ति अपनी बात करे तो उनको तुरंत ये होता है कि मुझे इसके लिए कुछ करना है। लेकिन जब वो पावर में होते हैं, जब वो एक जिम्मेदारी पोस्ट पे होते हैं, जिम्मेदारी एक कुर्सी पे होते हैं, उनको पूरे देश के बारे में सोचना है, अधिकारियों के लिए सोचना है, देश के भविष्य के लिए सोचना है, और वो किसी कारणवश वो काम नहीं कर पाते, तो उसी दिन से उन लोगों के लिए वो नेता एक झूठा नेता साबित हो जाता है। आप काफ़ी गहरी बात है अगर आप इसको समझेंगे। अगर कोई व्यक्ति विशेष आपसे स्वार्थ के लिए जुड़ रहा है कि मुझे मेरा फायदा इस बंदे में दिखाई दे रहा है और वो फायदा उसको नहीं मिलता है, तो आप गलत हैं। बिल्कुल। और किसी वजह से अगर उनका वो फायदे हो जाते हैं तो फिर आपसे बड़ा कोई आदमी नहीं है, सबसे बेस्ट हो। बिल्कुल। तो त्यागी जी, एक कुछ 2-4 क्वेश्चंस जो आई थिंक मैं चाहूँगा आप येस और नो में आंसर दें। जी। या अगर आपको एक 1 लाइनर में आंसर देना हो जी। आपकी ये जर्नी, पॉलिटिकल जर्नी जी, आपको कैसी लगती है? अच्छी, बुरी?
मुझे तो बहुत मज़ा आ रहा है चेतन बहुत भाई, मज़ा आ रहा है। बहुत मज़ा आ रहा है। मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहूँगा। मुझे महादेव का भक्त हूँ, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, तो बिल्कुल। उनके आशीर्वाद से आज मुझे एक बेटा और बेटी ट्विंस है मेरे पास। नाइस। दे आर लाइक 3.5 years old। ओके। और छोटा सा परिवार है, हम्म। भैया हैं, भाभी हैं, उनके 2 बच्चे हैं, मदर फादर हमारे साथ ही हैं। लेकिन फिर मैंने आपको जो बात बताई कि मुझे बहुत सारी चीज़ों में अलग अलग जगह किक जो मिलती है लाइफ में, वो किक ये पॉलिटिक्स है। अच्छा। बहुत पुरानी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, हमने बहुत सुनी है मूवीज़ में भी, पिक्चरों में, और ऐसे भी कहीं सुनी है कि अगर आपको कीचड़ साफ करना है तो कीचड़ में उतरना होगा। बिल्कुल। तो अगर हम पॉलिटिक्स को कीचड़ मानते हैं, मैं तो जब से उतरा हूँ तो मुझे लगता है कि इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। और आज तो जब हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ओपन स्टेटमेंट दे रहे हैं कि देश के युवाओं को 1 लाख युवाओं को मौका देना चाह रहे हैं, तो फिर तो इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। बात ही नहीं, बिल्कुल। लेकिन अगर सही में वो कीचड़ है, जो 70 साल का बिछाया हुआ कीचड़ अगर हमें साफ करना है 75 सालों का, तो हमें उसमें उतरना हो। बिल्कुल। तो जितना भी मेरे से कोशिश हो, मैं अपने बूथ का, मैं अपने वार्ड का, मैं अपने राज्य का, मैं अपने जिले का, जहां का भी कीचड़ साफ कर सकूं, तो उसके लिए मेरे को पॉलिटिक्स में आना ही पड़ेगा। और मैं ये आपके चैनल के माध्यम से, आपके पॉडकास्ट के माध्यम से बताना भी चाहूँगा कि हम लोग इसमें बहुत हिस्से तक काफ़ी कामयाब भी हो चुके हैं कीचड़ को साफ करने में। बिल्कुल। और हमारे जैसे बहुत सारे हमारे भाई बहन कार्यकर्ता, हमारे परिवार के लोग, जो भारतीय जनता पार्टी संगठन एक परिवार है, तो वो एक दूसरे के कंधे से कंधा मिला के सिर्फ एक ही लक्ष्य पे काम कर रहे हैं, नेशन फर्स्ट। बिल्कुल। देश के लिए काम करना है, देश के हित में काम करना है। हमें कल को चुनाव नहीं लड़ना है, हमें कोई पद नहीं चाहिए, हमें कोई ओहदा नहीं चाहिए। बस एक बीजेपी का टैग हमारे साथ हो, उसका कमल हमारे साथ हो, उतना हमारे लिए काफ़ी है। देश की सेवा में हम निछावर होने के लिए तैयार हैं। सेकंड सवाल, अगर आपको पीएम मोदी जी से कोई एक सजेशन देना तो क्या सजेशन होगा? सजेशन देना हो मतलब हाँ, मतलब ऑब्वियसली वो तो उनसे तो हम सजेशन लेते हैं, लेकिन अगर आपको उनसे कोई एक कन्वर्सेशन करने का मौका लगे, हाँ जी, तो आप उनको क्या बोलोगे? पहले तो मैं देश की जनता से, हमारे जितने भी भारतीय जनता पार्टी के परिवार के लोग हैं, हर परिवार का सदस्य उनसे मिलना चाहता है। मेरी मदर भी मानताएं रख के बैठी हुई कि किसी दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के दर्शन हो जाएं। मेरी माता जी, मैंने आपको बताया कि 300 दिन फास्टिंग कर लेती हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि हम सभी मोदी जी से मिलना चाहते हैं, कि हम उनके ऑरे को महसूस करना चाहते हैं, उनकी पॉजिटिविटी को महसूस करना चाहते हैं। अगर उनके, वो किसी को पाँव नहीं छूने देते, आप देखिएगा कभी भी, वो आशीर्वाद देते हैं सबको दिल से, पर पाँव नहीं छूने देते। कोशिश सबकी ये भी रहती है कि कैसे भी करके उनके बॉडी का अगर चरण के हम लोगों ने उसको टच कर लिया, तो उनकी कोई भी एक गुण हमारे अंदर आ जाए, तो हम देश के लिए कुछ कर सकें। लेकिन मैं सभी से ये कहना चाहूँगा कि उनके 24 घंटे देश के लिए बहुत कीमती, जैसे उन्होंने कहा कि लक्ष्य बहुत बड़े हैं और समय बहुत कम है। तो मैं तो चेतन भाई यही कहना चाहूँगा कि मेरे दिल की एक बहुत बड़ी इच्छा है माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने की, लेकिन मैं मिलना नहीं चाहूँगा। उसका कारण यही है कि मैं देश के लिए जो अपने 5 मिनट देंगे, वो मैं बिगाड़ना उनके नहीं चाहता, सबसे पहली बात। ये एक मेरा सपना है उनसे मिलने का, दैट इज़ फॉर श्योर। अगर मैं उनसे मिलता हूँ तो सजेशन तो मैं उनको दे ही नहीं सकता, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने देश को 10 सालों में 75 साल के खड्डे भरने में, 75 नहीं 500 सालों के खड्डे भरने में संभाल लिया है। तो मैं वही कहना चाह रहा था कि 500 साल के मैटर अगर वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, तो ये तो 75 साल पुराना ही मैटर है, ये तो आपको बहुत जल्दी सॉर्ट आउट हो जाएगा। तो मैं उनको एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि बस जिंदा रहना। मोदी जी को आपने एक मूवी देखी होगी, क्योंकि मैं मूवियों से कनेक्टेड रहता हूँ, उसमें से कुछ सीखने को मिलता है। अक्षय कुमार जी जब देश के लिए मिशन लड़ रहे होते हैं, पिक्चर आई थिंक बेबी है, तो उसमें उनकी वाइफ उनसे ये कहती है बस जिंदा रहना। वो देश के हित में कार्य कर रहे हैं, लेकिन जिंदा रहेंगे तो ही कर पाएंगे। तो बस मैं ये कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री जी को कि जिंदा रहना, स्वस्थ रहना, और देश के लिए आप मेहनत करते रहो। हमारे जैसे करोड़ों कार्यकर्ता, हमारे जैसे लाखों नेता आपके साथ 24 घंटे 365 दिन देश के हित के कार्य करने के लिए हमेशा तत्पर तैयार है। बहुत बढ़िया। सो विशाल भाई, आपकी पॉलिटिकल जर्नी में सबसे मुश्किल फेज क्या रहा है और आपने उसको किस तरह हैंडल किया? मुश्किल समय कभी भी कोई याद करना नहीं चाहता चेतन भाई, लेकिन मैं हमेशा उसको जहन में रखता हूँ, क्योंकि उसके कारण क्या रहे थे
वो जानना बहुत ज़रूरी होता है जीवन में, और उनको रिपीट ना किया जाए कभी। राइट। मेरी सबसे बड़ी जीवन की गलती थी, मैंने एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन किया था कि जो मेरे लिए एक सबसे बड़ा सबक बना जीवन का, और वो फेस मेरे लिए इतना बुरा था कि मेरे फैमिली ने ही मेरा साथ देना छोड़ दिया था, क्योंकि दे ऑल आर इनटू लाइक, उनको टोटली पहले से ही कई सालों से, कई टाइम से, जब से हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब थे, कि भाई भारतीय जनता पार्टी तो एक फेस था ऐसा जहाँ पे हमने वो पार्टी ज्वाइन की, और बड़ा बुरा फेस रहा, और बहुत कुछ देखने को मिला उसमें। बहुत सारे लोगों ने साथ इसलिए दिया कि वो मौका मिलने पे टांग खींच सकें, और बहुत सारे ऐसे अनुभव हुए जीवन के कि अब आप मुझे कहीं पर भी किसी पॉलिटिकल लेक्चर में कहीं जाके खड़ा कर देंगे तो इतना ज्ञान जरूर दे दूंगा कि कब आपका कौन व्यक्ति कहाँ साथ दे रहा है, वो किस स्वार्थ से आपके साथ जुड़ रहा है, वो अनुभव मैंने बहुत कम समय में ले लिया। कोई भी जीवन में आपके साथ सुख दुख जो भी आएगा वो आपको कुछ ना कुछ दे के जरूर जाएगा। तो मुझे उस फेस ने, उस पार्टी ने जो मैंने ज्वाइन की थी और जिसमें मुझे ऐसा सब समय देखना पड़ा, और उनकी विचारधारा इतनी ज़्यादा गलत थी कि उन्होंने सत्ता में रहने के लिए किस जगह से फंड को कनेक्ट किया, कैसे कैसे चीज़ों को एक्टिवेट किया, वो मैं बताना भी नहीं चाहता हूँ। दैट वाज माय पास्ट। लेकिन अब मैं बिल्कुल सही ट्रैक पे हूँ, देश के हित में काम कर रहे हैं। जो लोग उस टाइम साथ थे, जिस मनसा से साथ थे, और मुझे लगता था कि ये तो मेरे परिवार का हिस्सा है, उनका असली रूप देखने को मिला। बड़ा दुख हुआ। बहुत सोच समझ के चलते हैं अब जीवन में हम, लेकिन उन लोगों के लिए कहना, अच्छा फेस ऐसा था चेतन भाई कि मन का अर्जुन मुझसे ये बार बार कह रहा था कि अब तू संन्यास लेगा। अच्छा, कि मतलब ऐसी ठेस पहुंची थी कि मन का अर्जुन बार बार आके कह रहा है कि अब तू संन्यास लेगा। कृष्ण जी आके कह रहे हैं कि युद्ध कर। वाह, समझिए। तो युद्ध किया, कई लोगों से लड़े। हमारी तो लड़ाई मतलब ऐसा नहीं कि फिजिकल हमने लड़ना है कहीं जाके, विचारों से ही लड़ाई है हमारी। तो विचारों से लड़े और जीत हासिल की। और उस समय एक समय ऐसा आया था चेतन भाई, मैं उन लोगों तक ये बात पहुंचाना चाहूँगा आपके पॉडकास्ट से आज, जब आपको ऐसा लगे कि एक बंदर, एक भैंस, लोमड़ी, कुत्ते सब इकट्ठे होकर एक घाट पे पानी पी रहे हैं, आपस में बिना लड़े एक घाट पे पानी पी रहे हैं, तो समझ जाइएगा चेतन भाई सामने वाले घाट पे जरूर कोई ना कोई शेर पानी पी रहा है। क्या बात है जी। तो ये उन लोगों के लिए कि आप इकट्ठे होके अगर एक सही व्यक्ति को, एक सच्चे व्यक्ति को, या जिसने सही में आपका साथ दिया या आपके हित में कार्य करने का सोचा, आप इकट्ठे होकर अगर ये सोचना चाहेंगे कि आप उसको गिरा देंगे, औकात तो मेरी चेतन भाई आपके माध्यम से मैं बता रहा हूँ कुछ नहीं है, देश की जनता को बता रहा हूँ मेरी औकात कुछ नहीं है। मेरे महादेव ने मुझे सर चढ़ा रखा है, बस उनका जो फोन कॉल आता है उन्होंने सर चढ़ा रखा है, औकात मेरी कुछ नहीं। ये था फेस चेतन भाई। लेकिन आज नहीं, लेकिन आई थिंक यही आपकी लड़ाई है, यही आपका, मैं कहता हूँ यही आपका स्वाभिमान है कि आपने इतनी ठोकर खाने के बाद, इतने लोगों से जो आपने इस करियर के अंदर, पॉलिटिकल करियर में जो आपने ये दुख झेले, लेकिन उसको आपने एक अपनी मूंछ सीधी करके और उसको आपने विन किया है। सो बहुत ग्रेट। इसी के साथ त्यागी जी एक लास्ट रैपिड फायर राउंड आपके साथ। अच्छा, जरूरी है ये जरूरी है, करेंगे। एंड थोड़ा सा फन भी हो सकता है, और शायद एक सिंगल आंसर में आपके बारे में कुछ जान पाए। तो मेरा सबसे पहला सवाल अगेन वही आपके पॉलिटिकल करियर पे, आपका सबसे पसंदीदा लीडर, मे बी पास्ट का या प्रेजेंट का? पास्ट में अटल बिहारी वाजपेयी, प्रेजेंट में नरेंद्र भाई मोदी। क्या बात है जी। और कश्मीर या काशी, आपकी स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन कौन सी होगी? मैं छोटी काशी जामनगर से आता हूँ, जामनगर की धरती को छोटी काशी कहा जाता है, तो इसलिए डेफिनेटली कश्मीर। राइट जी। और अगर आप पॉलिटिक्स एज अ करियर नहीं चूज करते या पॉलिटिक्स में नहीं होते, तो आप क्या कर रहे होते? मैं आपको एक बात बता दूं, ये रैपिड फायर राउंड है, फास्ट बोलना है मुझे, आई नो दैट, बट मेरे लिए कोई भी कैरियर जो देश के प्रति समर्पित हो वही मेरा कैरियर होता। अगर मैं पॉलिटिक्स में नहीं होता तो मैं किसी डिफेंस फोर्सेज में होता, या कोई भी ऐसे क्षेत्र में होता जहां मैं देश के लिए कुछ कर सकूं। वेरी नाइस। और ये आखिरी सवाल जी, आपके फ़ोन के वॉलपेपर पे क्या है? फ़ोन के वॉलपेपर में क्या है? फ़ोन के वॉलपेपर में मेरी माताजी
का मैं फ़ोटो रखता हूँ। मेरे फादर साहब भी साथ होते हैं। और ये जो हमने स्टार्ट किया और अब जब हम रैपिड फायर के साथ इसको एंड कर रहे हैं, तो ये आज का एपिसोड हमारी जितनी भी बहनें और माताएं जिन्होंने कश्मीर में पहलगाम में अपने सिंदूर को खोया है, राइट, उनके लिए एपिसोड समर्पित करेंगे चेतन भाई, आप और हम मिलके। और मैं अगर आपसे ये कह रहा हूँ वॉलपेपर में माताजी और पिताजी हैं, तो मैं एक अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ कि मेरी माँ का सिंदूर कारगिल वॉर में लड़ने के बावजूद भी, देश के लिए समर्पित होने के बावजूद भी आज उनके साथ है। तो उसकी जो कीमत है, क्योंकि एट द एंड लाइफ में आपके साथ कोई नहीं रहेगा। बिल्कुल, ये हस्बैंड और वाइफ का एक ऐसा रिश्ता है कि आपके बच्चे भी कहीं चले जाएंगे, लड़कियां शादी होकर बेटियां चली जाएंगी, बेटे अपने कैरियर के लिए कहीं चले जाएंगे, परिवार अलग हो जाएंगे, लेकिन ये जो एक रिश्ता है ये आखिरी दम तक साथ रहता है। बिल्कुल। तो हमारी माताओं और बहनों ने जो गंवाया है इस हमले में, और जिसका बदला लिया जा रहा है मिशन सिंदूर के नाम से, तो वो एक बहुत अच्छा निर्णय है। मैं माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूँगा, देश की जनता का धन्यवाद करना चाहूँगा। और अभी ये सिर्फ और सिर्फ एक ट्रेलर है। मैं देश की जनता को, मेरे भाइयों को, मेरे परिवार को, सभी को ये कहना चाहूँगा कि पिक्चर के लिए तैयार रहिए और किसी भी परिस्थिति को सामना करने के लिए तैयार रहिए, क्योंकि इस बार हमने ठान लिया है आर या पार। बिल्कुल। और इसी के साथ मैं भी आई थिंक हमारे माननीय नरेंद्र मोदी जी से ये बोलना चाहूँगा कि जो वो कर रहे हैं हम भारतीयों के लिए और उन माओ या उन बहनों के लिए जो अपना सिंदूर खो चुकी हैं, जो उन्होंने ये किया, हमें गर्व है आप पे भी, हमारी आर्मी पे भी, कि उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिससे आज हम सब प्राउड फील कर रहे हैं जी। सो थैंक यू सो मच त्यागी जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद, भारत माता की जय, भारत माता की जय। तो दोस्तों ये थे हमारे आज का एपिसोड द रोडवेज पॉडकास्ट पर, जहां हमने बात की विशाल भाई त्यागी जी से, उनकी पॉलिटिकल जर्नी, ऑपरेशन सिंदूर और एक सच्चे देशभक्त होने के मतलब पर। उन्होंने जो तिरंगा लाल चौक पे लहराया वो सिर्फ एक झंडा नहीं था, वो एक संदेश था, एक हिम्मत थी और एक इंस्पिरेशन थी हर एक भारतीय के लिए। तो अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको विशाल जी की कौन सी बात सबसे ज़्यादा टच करी। मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ, नए रास्ते पे, सिर्फ द रोडवेज पॉडकास्ट पर। तब तक के लिए मैं हूं चेतन, लेता हूं आज आपसे अलविदा। जय हिंद।